क्या करे, सास वो औरत होती है जिससे घर स्वर्ग भी हो सकता है और नर्क भी। लेकिन क्या हो जब कोई कुंती जैसी सास घर को सिर्फ नर्क नहीं, घर वालों को परेशान करके घर में रहना ही दुर्भर करवा दे। देख बहू, ये घर में तेरी सास ने सबके नाक में दम कर रखा है, तो तू भी बचकर रहना। है तो मेरी पत्नी ही, लेकिन गुस्से और गालियों में ये किसी से कम नहीं है। क्या बोल रहे हो? हैं? इसे क्या बता रहे हो? इसके माँ बाप ने मोहल्ले में मेरी इंक्वायरी कर ली थी। अरे मैं तो हैरान हूँ, जिस घर में कोई बेटी देना नहीं चाहता था वहाँ इसके बाप ने तो दहेज भी दे दिया। अब पता चलेगा कैसा होता है सास के साथ रहना। वो तो आपकी बेटी को देख कर दिया है माँ जी, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा पैकेज, ऊपर से दिखने में भी हीरो। लेकिन बहू क्या फ़ायदा, ऐसी सास जो तुझे किसी तरह खुशी ना रहने दे। वैसे तेरे पापा शाम को ही आ रहे हैं, खुद ही पूछ लूँगा। हमारा जीवन तो नर्क है ही, क्यों अपनी बेटी का नर्क करने में लगे हैं। शाम को बहू के पिता आते हैं। कुछ लेकर भी आए हैं या खाली हाथ ही बेटी के घर आ गए? जी ये मिठाई का डिब्बा लाया हूँ। बस मिठाई? ये जिस सोफे पर आप बैठी हैं ना, मैंने ही दिया है, वरना जिस दिन बेटे को देखने आया था चटाई बिछी थी, याद है ना? ओए होए, ये मुंह और मसूर की दाल। मेरा घर खाली इसलिए नहीं था कि मैं कुछ ले नहीं सकती थी। वो तो मैं तुम जैसे बकरों के लिए रुकी थी जो दहेज में घर भरे, नहीं तो क्या मैंने धर्मशाला खोली है। माँ जी, तमीज से बात करें मेरे पापा से, और ये मिठाई का डिब्बा यहाँ दे। बहू सास के हाथ से मिठाई छीन लेती है। ओए यहाँ दे मिठाई। ऐसा तो है नहीं कि आप मिठाई खरीद नहीं सकती, लेकिन बस यही है ना कि किसी बकरे के इंतजार में थी। ये लीजिए पापा, ये मिठाई आप वापस ले जाइए। सास बहू के पिता के हाथ से मिठाई ले लेती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना। देखिए माँ जी, आप जानना चाहती थी ना कि मेरे पापा ने मेरी शादी इस घर में क्यों की? क्योंकि वो जानते थे कि मैं यहाँ का माहौल बड़ी ही आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। बहू की चालाकी देखकर ससुर को भी हंसी आ जाती है। वो जैसे ही हंसते हैं, सास उनकी चेयर खींचकर उन्हें गिरा देती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी है ये सब करने की? हंसे कैसे तुम? ये बताओ, अब आज से 2 दिन तुम्हें ना खाना मिलेगा ना चाय, समझे? अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं बीपी का मरीज हूँ। मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि जिंदा रहना है तो थोड़ी देर में कुछ खाना ही होगा। तभी बहू हाथ में 2 चाय और पकोड़े की प्लेट लेकर आ जाती है। ये लीजिए पिताजी, पापा आप भी लीजिए। बहू सास को कुछ नहीं देती और सिर्फ ससुर और पिता को चाय नाश्ता करा देती है। बहू, आज तक इस घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा अनादर करने की, लेकिन तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। तभी पति आ जाता है। क्या बात है, ससुर जी आए हैं? मीरा, कुछ खिलाओ पिलाओ पापा को। वैसे भी माँ ने अब तक तो खरी खोटी सुनाई दी होगी। हाँ, तेरी कमी थी, तू भी बोल ले। देख लो, मैं सबको निकाल दूंगी घर से। वैसे भी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। हाँ, बस यही डर लगाकर तूने हम लोगों को इतने साल से डरा कर रखा हुआ है। बहू मन में सोचती है, अच्छा तो ये बात है। तो सास का झंडा इसलिए लहरा रहा है क्योंकि घर इनका है। अब तो कुछ ना कुछ जुगत लगानी होगी। अगले रोज, अरे पिताजी ये देखिए, ये विदेश से एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आ रहा है। बेटी 50 साल की है और वो यहाँ अच्छा लड़का देखने आ रहे हैं। पता है पिताजी, अगर आप उन्हें पसंद आ गए ना तो हम सबको विदेश ले जाएगी। आप ना दूसरी शादी कर ही लीजिए पिताजी। ये बोलकर वो ससुर की ओर मुस्कुरा देती है। हाँ बहू, किसी तरह शादी करवा दे उस विदेशी से। मैं तो गंगा नहा लूंगा। गंगा नहीं, थेम्स नहाएंगे ससुर जी। मैंने आपका बायोडेटा शादी के लिए डाल दिया है। सास बहू और ससुर की सारी बात सुन रही थी। वो जोर से चिल्ला पड़ती है, हैं? कैसे शादी करोगे हैं? मैं जिंदा हूं अभी। तभी वहां वकील आ जाता है। उसके हाथ में पेपर्स होते हैं। ससुर जी ये लीजिए, तलाक के पेपर्स तैयार हैं। नहीं तो बोल दीजिए, मैं गवाही दे दूंगी कि ये आप पर अत्याचार करती हैं।
बात बात पर घर से निकाल देने की धमकी देती है। अरे ये दिन देखना बाकी रह गया था। मैं बोल दे रही हूँ बहू, मेरा घर जैसा चल रहा है चलने दे, ज्यादा बीच में ना पड़, समझी? अरे क्यों? जब घर सही चल ही नहीं रहा तो बहू क्यों ना बोले? वैसे भी बहुत दुख के दिन देख लिया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। अब तो बहू नए साल में नई सास लाऊंगा। हाँ। पिताजी और हम सब शिफ्ट हो जाएंगे विदेश। अरे देख लो सपना, अरे कौन विदेशी इस बुड्ढे से शादी करेगी, मैं भी देखूंगी। फिर क्या था, बहू के प्लान के अनुसार एक आदमी एक 50 साल की लड़की के साथ उन लोगों के घर आता है। हाय रे, तुम लोग तो सच में आ गए। हे ओल्ड लेडी, साहब को बुलाओ, बोलो उनकी होने वाली सपनों की रानी आई है। आए सपनों की रानी। तभी ससुर जी आ जाते हैं। हे मार्गारेट, ये मेरी सपनों की चुड़ैल है। आओ आओ अंदर आओ। बहू, तेरी होने वाली सास आ गई है। मेरी तो पैकिंग भी हो गई है। हेलो सासू माँ। विदेशी औरत का पिता कहता है, हमें ये हैंडसम पसंद है, हम सबको लेकर लंदन जाएगा, लेट्स गो। तभी बेटा भी अपनी सूटकेस लेकर आ जाता है। मैं तो कब से तैयार हूँ अंकल, चलो। पापा, नई मम्मी तो बहुत अच्छी है, पुरानी मम्मी से तो बहुत ही अच्छी है। ये तो हमेशा मुंह सड़ा कर रखती है। इन्हें देखो कैसे हंसता हुआ चेहरा है इनका। हाँ बेटा, मेरी तो बुढ़ापे में लॉटरी लग गई। मार्गारेट तुम बैठो, मैं भी सामान पैक करके आ रहा हूँ, शादी वहीं लंदन में कर लेंगे। सास पति को देख रही होती है कि ये क्या हो गया। हाँ, और नया साल भी वहीं विदेश में मनाएंगे। सास को देखकर ससुर कहता है, ए सफेद बाल वाली बुढ़िया, हट। ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ नहीं थी। प्लीज कोई ड्रामा मत करो, खुशी खुशी विदा करो। वैसे भी हमेशा निकाल देने का ताना तो देती रहती थी, अब जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? और नहीं तो क्या, न शांति से घर में रहता था ना ही ऑफिस में। अब कम से कम नई मम्मी के घर शांति से तो रहूंगा। क्यों मम्मी? यस माय सन। बस सब क्या था, सास जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, मैं तुम लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो। फिर सास मार्गारेट को घर से भगा देती है। मैं आज के बाद कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करूंगी, और ये लो घर के पेपर भी तुम लोगों के नाम करती हूँ। मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए। बहू ससुर की ओर देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो कि प्लान सक्सेसफुल। आदर्श नगर गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। वो बहुत ही संस्कारी होती है। सही समय आने पर मोहिनी की शादी उसके घर वाले शहर के हिमांशु के साथ कर देते हैं। बेटा, हमारी बच्ची बहुत ही गुणी है, उसका ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए। और शादी के बाद मोहिनी अपनी ससुराल आ जाती है। बेटा, इस कलश को पटक कर आगे आ जाओ। ये घर अब से तुम्हारा है। पड़ोस की कुछ हाई सोसाइटी आंटीज मोहिनी को घूर घूर कर देखती है। बेटा, हमारे यहाँ इतना घूंघट नहीं रखते। मेरा तो पाँव भी मत छूना बहू, हम तो बस हग ही करते हैं। हग? वो क्या होता है जी? अरे हग, तुमको इतना भी नहीं पता? अरे वो गांव से आई है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी सब। बेटा, आंटी के गले लगो। मोहिनी आगे बढ़कर आंटी को जोर से गले लगा लेती है, तो आंटी पीछे हट जाती है। ओह माय गॉड, तुमको तो हग करना भी नहीं आता। गांव की पली बड़ी होने की वजह से मोहिनी को शहर का माहौल समझ नहीं आता। प्रतिभा हमेशा से चाहती थी कि उसके घर में एक मॉडर्न बहू आए, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहू, कल शाम को मैंने घर में किटी पार्टी रखी है, कुछ अच्छा बना लेना। अगले दिन
पूरे मोहल्ले की हाई सोसाइटी आंटीज उनके घर किटी पार्टी के लिए आती हैं। खाने में क्या है बहू? आलू छोले की सब्जी, पूरी और खीर। क्या? ये तो बहुत ही अनहेल्दी और ऑयली होता है, कैसे खाऊं मैं? मैं भी तो ये सब नहीं खा सकती। पास्ता नहीं बनाया तुमने? अरे कुछ इटालियन बना लेती। पास्ता? वो क्या होता है जी? तुमको पास्ता भी नहीं पता? अगर खिलाने का मन नहीं था तो बुलाया क्यों प्रतिभा? वी आर गोइंग। सब चली जाती हैं। प्रतिभा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। पता नहीं कहां से ये गांव वाली मेरे पल्ले पड़ी। अब जाओ मेरे सामने से। मोहिनी बहुत ही उदास हो जाती है और सुबक सुबक कर बहुत रोती है। अगले दिन, सुनो, मुझे बॉस ने प्रमोशन दिया है और मैंने इस खुशी में पार्टी रखी है। परसों तुम भी चलना। जी जरूर। और हाँ, गंवार के जैसे साड़ी पहनकर मत आ जाना। वहां पर ड्रेस पहनकर चलना है तुमको। पार्टी वाले दिन मोहिनी ड्रेस और सैंडल पहन तो लेती है, मगर उसको बहुत ही तकलीफ से हैंडल कर पाती है। पार्टी में सब उस पर हंसते लगते हैं। अब कोने में उदास मत खड़ी रहो, आगे जाकर सबसे हाय हेलो करो। मुझे घर जाना है जी। हिमांशु बहुत गुस्सा होता है और दोनों घर आ जाते हैं। न जाने किस घड़ी में तुम्हारी सूरत देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की। चली जाओ इस घर से। हाँ, मेरा नाम भी मोहल्ले में खराब कर दिया इसने। लड़ाई करते करते प्रतिभा आगे बढ़ ही रही होती है कि वो अचानक गिर जाती है। ओह, गिर गई मैं। ओह माय गॉड, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ? अरे लगता है मेरी कमर लचक गई। ओह माय गॉड, अब क्या करूं मैं? मम्मी आप चिंता मत करो। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। इनको रेस्ट की जरूरत है, आप लोग इनको बेड से हिलने भी मत दीजिएगा। जी जी, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी डॉक्टर साहब। मोहिनी प्रतिभा की खूब सेवा करती है और उसकी सेवा देखकर प्रतिभा का मन पिघल जाता है और वो धीरे धीरे मोहिनी को पसंद करने लगती है। बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे रहन सहन को देखा, कभी भी तुम्हारे मन को नहीं देखा। तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दो। हिमांशु बेटा, ये बहू नहीं, सोना है, खरा सोना। हाँ माँ। हाँ मोहिनी, हमें माफ कर दो। और बहू, अब तो मैं तुम्हें अपने हाथों से पास्ता बनाना सिखाऊंगी और मैं तुमको ड्रेस पहनना। क्या आप भी जी। नताशा की शादी रमन के साथ होती है। रमन की माँ काफी दिखावे वाली होती है। हर बात पर शो ऑफ करना उसकी आदत होती है। माँ, नाश्ता लग गया है, आइए कुछ खा लीजिए। खाने के टेबल में छोले भटूरे देखकर माँ बोल पड़ती है। ओह, इट्स टू ऑयली। कैसी गवार हो तुम? ये सब खाती हो तभी तो ऐसी मोटी सी हो। मैं तो बस सलाद खाऊंगी। शाम को नताशा अच्छी सी साड़ी पहनकर निकल रही होती है कि तभी जिम की ड्रेस में उसकी सास सामने आ जाती है। ओहो बहू, किसी शादी में जा रही हो क्या साड़ी पहनकर? नहीं माँ जी, मॉल जा रही हूँ। आज मीना बाजार में सेल लगी है ना, सोच रही हूँ कुछ अच्छे सूट और साड़ियाँ ले लूँ। ओह, यू आर सो ओल्ड फैशन। अच्छा देखना, कोई अच्छी सी स्कर्ट मिले मेरे नाप की तो ले लेना। देखिए माँ जी, ना तो मैं असभ्य कपड़े पहनती हूँ और ना ही खरीदती हूँ। ऐसे कपड़े हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं, तो अच्छा होगा कि आप खुद ही ले आएं। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें असभ्य और असंस्कारी महिला लगती हूँ? बिल्कुल, आप ऐसी ही हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि ऐसे कपड़े पहनने वाली महिला की सोच क्या होगी। नताशा की सास को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो शांत होकर वहां से चली जाती हैं। नताशा रोज सुबह शाम पूजा करती। एक दिन, माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। आपको तो पूजा पाठ से कोई मतलब है नहीं, तो मैं ही जाकर पुण्य कमा लेती हूँ।
वरना कहीं आपकी तरफ पापी ना बन जाऊं। अच्छी बात है नताशा, चलो आज मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ, आप? और वो भी मंदिर? कहाँ से निकला है सूरज आज? अरे नहीं नहीं नताशा, तू मंदिर ही जाना, मैं पास के अनाथालय में बच्चों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तुझे पता नहीं होगा, लेकिन मैं पिछले 10 साल से वहाँ अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। इसमें कुछ नहीं रखा है माँ, भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी श्रद्धा है। दोनों अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। एक दिन नताशा अपनी काम वाली को डांट रही होती है। अरे अरे क्या हुआ नताशा, मीरा तो हमारे घर की बहुत पुरानी वफादार नौकरानी है, क्यों डांट रही हो उसे तुम? अरे माँ क्या बताऊं, 4 दिनों बाद आज ये आई है और बहाना बना रही है कि इसका बच्चा बीमार है। मैंने तो कह दिया कि कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा सास को देखकर रोने लगती है। मैम साहब, आपने तो मुझे बचपन से देखा है, मेरे बच्चे की सच में तबीयत काफी खराब है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सास नताशा की तरफ गुस्से से देखती है। नताशा, हमारे घर पर काम करने वाले हमारे फैमिली सदस्य की तरह ही है और मीरा पर हमें पूरा भरोसा है। मीरा तू घर जा, और हाँ थोड़े पैसे भी ले जा, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। नताशा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। हाँ हाँ, लुटा दो, पूरा घर बर्बाद कर दो। गरीब सी नौकरानी पर विश्वास है, लेकिन बहू पर नहीं। अरे मुझे क्या, ऊपर वाला आपको देख रहा है। मेरे मंदिर जाने का वक्त हो गया है, मैं तो चली पुण्य कमाने। एक दिन घर के दरवाजे पर एक भीख मांगने वाला आता है। वो बाहर जोर जोर से चिल्लाता है। बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, ईश्वर आपका भला करे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नताशा चिल्लाती हुई बाहर निकलती है। क्या बात है, क्यों रो रहे हो सुबह सुबह हमारे दरवाजे में? पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे शोर की वजह से। कौन हो तुम, क्या चाहिए? अरे बहन, बहुत भूख लगी है। तभी नताशा की सास बचा हुआ खाना लेकर बाहर आ जाती है। लो बाबा, ये खाना खा लो। नताशा, तुम्हें तो पता ही होगा कि किचन में क्या बचा है। अरे तो कोई कुत्ता बिल्ली खा लेते ना, कौन सा खाना मैं फेंक रही थी। तभी भिखारी खाना खाकर नताशा की सास को कहता है। माँ तू जीती रहे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, तूने भूखे को खाना खिलाया है, भगवान तुझे ढेर सारा पुण्य देगा माँ। तभी वहां खड़ी नताशा जोर जोर से हंसने लगती है। इनको और भगवान पुण्य देगा तो हमें क्या देगा? तभी वहां पड़ोस की राधा आ जाती है। हाँ हाँ नताशा, तुम्हारी सास को तो भगवान सच में बहुत पुण्य देगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रहती है, सबकी ज़रूरतों को हंसकर पूरा करती है और सबका ख्याल भी रखती है। तभी वहाँ मीरा भी आ जाती है। मालकिन, आपकी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत ठीक है, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। नताशा अब सबकी बात सुनकर सब कुछ समझ रही थी। नताशा सबके सामने अपनी सास को देखकर कहती है। माँ, एक दिन में मैं 5 बार पूजा करती हूँ, साड़ी और सूट पहनकर रोज़ाना मंदिर जाती हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने भगवान नहीं कहा। लेकिन आपके बारे में ये बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन साथ में फ़क्र भी हो रहा है कि आप मेरी सास हो। और नताशा और उसकी सास गले लग जाते हैं। भगवान की दया से रमा देवी के घर अब हर चीज़ की सुख सुविधा थी। पति का व्यापार अच्छा था और लड़का भी सभी ऐब से दूर। रमा बहन अपने बेटी की शादी राधिका से करती है। राधिका के आते ही अरे कजरी, नीता, सुषमा, सभी नौकरानी रमा बहन के पास आ जाती है। आज से तुम लोगों को काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बहू आ गई है और मैं भी घर में खाली ही रहती हूँ, तो अपना हिसाब करो और कल से आना मत। सभी कामवालियाँ वहाँ से चली जाती हैं कि तभी राधिका वहाँ आ जाती है। अरे माँ, मेरे कमरे में किसी ने चाय नहीं दी मुझे सुबह बेड टी पीने की आदत है। अरे हाँ हाँ, बढ़िया आई बेड टी वाली। अरे यहाँ कोई नौकरानियों की फौज है जो तुम्हें तुम्हारे कमरे में चाय मिलेगी?
हाँ है तो, मुझे पता है। और मेरे पिताजी को तो आप ही ने कहा था कि आप लोगों के घर में घर के सारे काम के लिए नौकर हैं, तभी तो उन्होंने मेरी शादी इस घर में की है। अरे अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। दरअसल मैं सारा दिन अकेली बैठी रहती हूँ, न कोई काम न धाम। अब ऊपर से तुम भी आ गई हो। दो दो औरतों के होते हुए भला घर के लोग नौकरानी के हाथ का खाना खाए, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ माँ ठीक है, मैं किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ, आप ना तब तक घर की सारी सफाई कर लें। ये बोलकर राधिका किचन में चली जाती है। 2 घंटे बाद जब राधिका किचन से बाहर निकलती है तो देखती है सारा घर वैसे का वैसे ही गंदा पड़ा है। वो सास से कहती है, माँ जी घर तो गंदा पड़ा है, आपने साफ नहीं किया? देख बहू, मेरे ज़माने में तो मेरे ससुराल का इतना बड़ा परिवार और मैं अकेली काम करने वाली, लेकिन मजाल है मैंने कभी अपनी सास को कहा हो काम करने के लिए। राधिका समझ जाती है कि उसकी सास काम नहीं करना चाहती है। वो बेचारी झाड़ू लेकर पूरा घर भी साफ कर लेती है। राधिका थककर अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, ए जी जरा बताइए तो, मैंने तो सुना था कि आपके घर में बहुत सारी नौकरानियां हैं, कब से काम कर रही थी सब? यही कोई 12-13 साल से, जब से हमारा बिजनेस थोड़ा ठीक चलने लगा, माँ ने घर के सभी काम के लिए नौकरानियां लगा ली थी। पर क्यों, क्या हुआ? अच्छा जी, मतलब जैसे ही मैं घर पर आई आपकी माँ ने सारी नौकरानियों को निकाल दिया? हाँ, माँ बोल रही थी कि वो और तुम मिलकर घर का सारा काम कर लोगी। हाँ, पर मुझे कह रही थी कि उन्होंने कभी अपनी सास से काम नहीं करवाया, मतलब कि मैं भी ना करवाऊं। सुनिए जी, अगर घर सफाई के लिए किसी नौकरानी को जल्द ना रखा ना तो मायके चली जाऊंगी मैं। हाँ। पति बेचारा माँ के पास जाता है और राधिका की सारी बात माँ से करता है। देख बेटा, ये तो आजकल की आई लड़कियों के चोचले, नहीं तो हम पूरे परिवार का खाना अकेले बनाते, पूरा घर गोबर से लीपते, चूल्हे पर बने बर्तनों की रगड़ रगड़ कर कालिख छुड़वाते। आजकल तो गैस में खाना बनता है, हल्का सा हाथ मारो तो साफ। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। पता नहीं राधिका को इतना सा काम करने में भी क्या दिक्कत है। पति राधिका के पास जाता है और उसे आश्वासन देता है कि वो जल्द ही कोई नौकरानी रख लेगा। थोड़े दिनों बाद राधिका की ननद उनके घर रहने आती है। अब राधिका सभी का खाना बनाती, पूरा घर साफ करती और दिन में जब सोने जाती तो उसकी सास उसे रोक लेती। अरे बहू, हमारे ज़माने में तो दिन में हम अचार पापड़ बनाते, घर के गेहूं साफ करते और बच्चों के कपड़े सिलते। चलो ज़रा देखो तो रसोई के किन किन डब्बों में कीड़े लग रहे हैं। तभी राधिका की ननद बोल पड़ती है, अरे भाभी, आपको तो सिर्फ 3 लोगों का काम करना पड़ता है और आपकी सास भी कितनी अच्छी है। मेरे घर की हालत देखिए, वहाँ तो इतना बड़ा परिवार है कि मैं तो काम करते 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 मर ही जाती हूँ। आपकी शादी तो बड़े घर में हुई है, क्या आपके घर में कोई नौकरानी नहीं है दीदी? ननद हड़बड़ाकर कहती है, हाँ है तो, लेकिन आप तो जानती है ना, अपने हाथ का काम अपने ही हाथ का होता है। राधिका को ननद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सास से भी परेशान हो जाती है कि कैसे वो उसे सोने नहीं दे रही है। अंत में वो सास को सबक सिखाने की ठान लेती है और फिर अगली दोपहर राधिका गेहूं और चावल पूरे आंगन में फैला देती है और उसे साफ करने बैठ जाती है। पास ही उसकी सास और ननद भी बैठकर बातें करती हैं। मैं तो अपनी ननद से एक काम नहीं करवाती, वो तो जब घर में आती है मैं उसे रानी बना कर रखती हूँ। हाँ। अरे हाँ हाँ, मैं भी कहाँ आपको कुछ करने को बोल रही हूँ दीदी। लेकिन जैसे ही राधिका चावल और गेहूं साफ करना शुरू करती है, वैसे ही चक्कर का नाटक करके गिर जाती है। किसी तरह उसकी सास और ननद उसे उसके कमरे में लिटा देती हैं।
अब पूरे घर में फैले अनाज को दोनों माँ बेटी मिलकर साफ करती हैं, जिससे दोनों की कमर दर्द करने लगती है। शाम को सास राधिका के कमरे में जाती है। अरे राधिका, जरा रात के खाने की तैयारी तो कर ले। क्या माँ, मैं? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे तो हाथ पैर ही कांप रहे हैं, मुझसे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। आप ना बाहर से खाना मंगवा लें। तभी राधिका का पति वहाँ आ जाता है। अरे नहीं नहीं, माँ और बहन दो दो औरतें घर में हैं, तो खाना बाहर से क्यों आएगा? आज बहुत सालों के बाद माँ के हाथ का खाना खाने मिलेगा। बेचारी मरती क्या न करती। दोनों माँ बेटी चली जाती हैं किचन में काम करने। अगले दिन राधिका का पति अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राधिका को डॉक्टर के पास ले गया था। वो कह रहे थे कि इसे एनीमिक की समस्या है और ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, तो हो सके तो सब मिलकर ही काम कर लिया कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं काम वाम नहीं कर सकती। रुको, मैं सारी नौकरानियों को वापस बुला लेती हूँ। और सास सभी नौकरानियों को वापस काम पर रख लेती हैं। इस तरह राधिका और उसका पति सास को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि बहू घर की रानी होती है, ना कि नौकरानी। रीटा अपने पति राजेश, बेटा सोहम और सास उर्मिला के साथ दिल्ली में रहती थी। उर्मिला उसका बन सके उतना ख्याल रखती, पर रीटा को इस बात का एहसास न था। उसकी सहेलियां हमेशा अपनी अपनी सास की बुराइयां करती और रीटा भी उसमें हामी भरती। रीटा मोना से एक दिन फोन पर कहती है, क्या कल किटी तेरे घर पर है? तेरी सास के आगे हम खुलकर गॉसिप कैसे करेंगे? सास की बुराई किए बगैर हमारा खाना कैसे हजम होगा? फिकर नॉट डियर, सासू माँ का सेटिंग हो चुका है। वो कल उनकी मंदिर के मंडली के साथ 2 दिन मथुरा जा रही है। वाओ, मतलब 2 दिन तो आजाद पंछी है। लकी यू। राजेश शाम को ऑफिस से घर लौटता है। रीटा राजेश से कहती है, सुनो, कल मोना के यहाँ किटी पार्टी है, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? अरे कोई भी ड्रेस पहन लो डार्लिंग, तुम पर तो सब जचता है। मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो आज रात कोई मूवी देखने चले। अरे पर कल सोहम का स्कूल है ना, उसे जल्दी उठना होगा। हाँ तो मैं कौन सा उसे साथ ले जाने के लिए कह रही हूँ। सिर्फ हम दोनों ही चलते हैं ना, वो आज रात मम्मी जी के साथ सो जाएगा। बढ़िया है, चलो फिर कोई रोमांटिक पिक्चर देखने चलते हैं। आप भी ना। रात देर से घर आने के कारण अगले दिन रीटा देर से उठती है। रीटा उठो भी, 9 बज रहे हैं, सोहम के स्कूल की तैयारी नहीं करनी? हाँ उठते हो बाबा। वैसे भी जब देर से उठूं तब मम्मी जी सोहम को तैयार कर ही देती है ना, इसमें इतना उधम मचाने की कोई जरूरत नहीं। उठ गई बहू, डाइनिंग टेबल पर मैंने तुम्हारा भी नाश्ता रखा है, ठंडा हो उससे पहले खा लेना। रीटा राजेश के सामने मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, देखा, एक दिन मैं देर से क्या उठी, तुम्हारी माँ को मौका मिल गया मुझे ताने मारने का। मुझे नहीं करना उनका बनाया हुआ नाश्ता, मैं तो आज कॉर्नफ्लेक्स ही खा लूंगी। रीटा उर्मिला से कहती है, मम्मी जी आपने खामखाही मेहनत की, मैं तो आज कॉर्नफ्लेक्स खाने वाली हूँ। और हाँ, महाराज आए तो उनसे कह देना कि आज मेरा दोपहर का खाना भी ना बनाए, मैं मोना के यहाँ किटी पार्टी में जाने वाली हूँ। सोहम रीटा को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे वाह मॉम, तुम्हारी तो ऐश है, कल रात पिक्चर और आज पार्टी। हाँ हाँ, सबको यही लगता है कि मैं यहाँ ऐश ही करती हूँ, घर का सारा काम क्या तुम्हारी अम्मा करती है? सोहम हंसते हुए कहता है, मेरी अम्मा तो नहीं, पर शायद पापा की अम्मा करती है। तब उर्मिला सोहम को समझाती है, ओहो सोहम, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी माँ को? तुम्हें स्कूल के लिए देर नहीं हो रही क्या? रीटा मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाती है, पहले आग लगाती है, फिर खुद ही पानी डालती है। मोना और प्रीति ठीक ही कहते हैं,
सब सासें एक जैसी ही होती हैं। कुछ दिन बाद उर्मिला के बड़े भाई बिपिन अपनी बहन के यहाँ रहने आते हैं। वे देखते हैं कि रीटा उर्मिला को समझ नहीं पा रही और सास बहू में गलतफहमियां बढ़ रही हैं। तब बिपिन राजेश को कहता है, बेटा राजेश, मैं देख रहा हूँ कि बहू और उर्मिला के रिश्ते में थोड़ा तनाव आ रहा है। इससे पहले की बात और बिगड़े, क्यों ना मैं उर्मिला को कुछ दिन अपने साथ मेरठ ले जाऊं। हाँ मामा जी, ये ठीक रहेगा। वैसे रीटा दिल की बुरी नहीं, पर दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। मैं जानता हूँ बेटा, रीटा अभी थोड़ी नासमझ है। जब उसकी सहेलियाँ अपनी सास की बुराई करती होगी तो इस बेचारी के पास कहने को कुछ ना होता होगा, तभी तो वो हमेशा उर्मिला से चिढ़ती है। आजकल किटी पार्टियों में सास की बुराई करना बड़ा ही हॉट टॉपिक है वैसे। उर्मिला कुछ दिनों के लिए बिपिन के साथ उनके घर मेरठ चली जाती हैं। यहाँ रीटा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रीटा प्रीति को फोन करके बताती है, अरे प्रीति, मेरी तो निकल पड़ी यार। मामा जी ने राजेश से मम्मी जी को कुछ दिन अपने साथ ले जाने की बात कही। मैंने तो राजेश से कहा, अरे कुछ दिन क्यों, महीना 2 महीना ले जाए मेरी बला से। तब प्रीति कहती है, अरे वाह, क्या बात है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। शॉपिंग चले क्या? रीटा प्रीति और मोना के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। क्या खूब शॉपिंग की आज, मैं तो थक गई। चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं। अरे नहीं बाबा, बड़ी देर हो जाएगी। सोहम की स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मुझे घर जाना होगा। मम्मी जी होती तो मैं आ सकती तुम्हारे साथ। अगले दिन सुबह, क्या बात है डार्लिंग, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। बस बस, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मुझे ढेरों काम है। आज मैं तुम्हारे साथ नाश्ता भी नहीं कर पाऊंगी। पूजा करनी है, सोहम को तैयार करना है। ओहो, कितने सारे काम करने बाकी हैं। इतने में रसोई के लिए महाराज आते हैं। अरे बेबी जी, ये क्या, रसोई की कोई तैयारी नहीं की अब तक? माँ जी तो हमेशा आटा, दाल, चावल, सब्जी सब निकाल के तैयार रखती थी। ओह, ये सब मम्मी जी करती हैं। अच्छा, अब भी निकालती हूँ। जरा जल्दी हाथ चलाना बीबी जी, मुझे दूसरे घर भी रसोई बनाने जाना है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मॉम, धोबी आया है, कपड़े दे दो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। ओ माँ, धोबी के लिए कपड़े निकालना तो मैं भूल ही गई। सुबह का काम खत्म करके जैसे ही रीटा सोफे पर बैठती है, काम वाली बाई आती है। अरे मेम साहब, ये क्या, अब तक कपड़े नहीं धुले? हे भगवान, वॉशिंग मशीन चालू करना तो मैं भूल ही गई। रुको, अभी कर देती हूँ। अरे देखो मेम साहब, माँ जी ना सुबह जल्दी ही मशीन चालू कर देती थी। इस तरह जब तक मेरा बाकी का काम खत्म होता, कपड़े धुल जाते और मैं उन्हें सुखा देती। अब अगर समय पर कपड़े नहीं धुले तो आप ही सुखा लेना। हाँ, मुझे दूसरों के घरों में भी काम पर जाना है। इतने में राजेश का फोन आता है। रीटा, आज मेरे टिफिन में तुम खाने के साथ दही रखना भूल गई। तुम्हें पता है ना, मुझे खाने के साथ दही लेने की आदत है। रीटा जोर से रो पड़ती है। मैं कल रात दही जमाना भूल गई थी, सब मेरी ही गलती है क्या? सुबह से जिसे देखो मुझे खरी खोटी सुना रहा है। मम्मी जी के बिना एक दिन में ही मेरा तो बुरा हाल हो गया। सुनो जी, तुम जल्दी अपनी माँ को उनके मायके से बुला लाओ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ। सीख, अक्सर अपनों की कीमत उनके दूर जाने पर ही महसूस होती है।